नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आज द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया जहां पर आप देखोगे चर्चा की गई डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेकर के कि क्यों डिप्टी स्पीकर का पोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों से ये जो पोस्ट है, यानी कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष का पोस्ट है, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है, वो वैकेंट है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ही वायलेशन है, संसदीय परंपराओं का भी वायलेशन है। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है, जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो पिछले लास्ट 6 ईयर से क्या है वैकेंट है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को भरने को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, और इसको लेकर के डिस्प्यूट क्या है, क्यों सरकार जो है डिप्टी स्पीकर का अभी तक चुनाव नहीं कराई है, डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति को लेकर के क्या परंपराएं हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि नो डिप्टी स्पीकर येट इन 18th लोकसभा, है ना, पोस्ट वैकेंट फॉर 6 ईयर। तो लास्ट 6 ईयर से आप देखोगे जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो क्या है, वैकेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको लेकर के जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन हमें करना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर की, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 17th लोकसभा में पूरे 5 साल जो है 5 ईयर जो है आप देखोगे जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट था वो वैकेंट रहा। तो 17th लोकसभा में पूरे 5 साल सिर्फ स्पीकर का पद ही भरा गया। ओम बिरला उस समय भी क्या थे, स्पीकर थे। और जब 18th लोकसभा का गठन हुआ है तो अभी तक आप देखोगे कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यानी कि इंटेंशन ये लगती है कि इस बार भी, यानी कि 18th लोकसभा में भी जो डिप्टी स्पीकर है उसका पद सरकार भरने नहीं जा रही है। और इसी को लेकर के अब जो है देश में बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, लॉ के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ऐसा नहीं करके कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपमान कर रही है, संसदीय परंपराओं का भी अपमान कर रही है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो पहले उस जानकारियों को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है इस पूरे इशू पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 2 जून से हमारा यूपीएससी और बीपीएससी का बैच शुरू होने वाला है। तो अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑन एडमिशन, यानी कि एडमिशन लेने पर आपको 35% तक का फीस में यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा वेबसाइट है अनअकैडमी का, वहां पर आप सभी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स का जो हमारा मैगजीन है मंथली, वो यहाँ पर अपलोड रहता है, उसके पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, उपलब्ध है। इसके अलावा आप देखोगे पिछले वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के नोट्स और समरी हैं वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो इन सभी चीजों का लाभ आप उठा सकते हैं, बस आपको विजिट करना है कहाँ पर, हमारे अनअकैडमी के वेबसाइट पर। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज है उसको शुरू कर दिया गया है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, उपलब्ध है। तो आप अपने आप को इसमें इनरोल कीजिए अगर आप नेक्स्ट ईयर जो है एग्जाम देने वाले हैं तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो इस बात पर डिस्कशन करना है कि क्या अगर 17th लोकसभा में जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट रहा
और क्या उसी तरीके से अगर 18th लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट रहेगा तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है या नहीं, सरकार का इसमें दलील क्या है, सरकार का क्या कहना है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं वो इसको लेकर के क्या बातें कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर के पोस्ट की, तो इसको लेकर के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है। अगर हम अपने संविधान की बात करें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 93 है ना, आर्टिकल 93 साफ साफ ये कहता है कि एक बार आम चुनाव हो जाने पर, यानी कि लोकसभा के चुनाव हो जाने के बाद जो लोकसभा के मेंबर हैं वो क्या करेंगे, अपने में से दो व्यक्ति यानी कि 2%, 2 मेंबर है ना, लोकसभा में जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनमें से जो 2 मेंबर हैं उनका क्या करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए चुनाव करेंगे एज सून एज पॉसिबल, या फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, एज सून एज मे बी। दोनों का मतलब यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके। तो सीधी सीधी यहां पर आप देखोगे, अगर हम आर्टिकल 93 की बात करें तो वहां पर किसी एक पोस्ट की चर्चा नहीं है, यहां पर सीधे सीधे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लिखा हुआ है। सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा नीड टू चूज 2 मेंबर एज द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एज सून एज मे बी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा का पूरा जो आपने फ्रेज पढ़ा उसमें क्या कहा गया है, एज सून एज मे बी, यानी कि यहां पर कोई भी टाइम लाइन जो है सेट नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आखिर कितने दिनों के अंदर स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाना चाहिए। आखिर जो नियम है वो क्या कहते हैं उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि स्पीकर का जो चुनाव है, स्पीकर का जो इलेक्शन है, उसका डेट प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके चुनाव की जो तारीख है वो कौन तय करता है, खुद स्पीकर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमें ये रूल, ये कहां पर लिखा हुआ है, किस रूल में है, इसको भी मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इट डज नॉट सेट अ टाइम लाइन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल है ना, आपको क्या करना होगा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव करने होंगे लोकसभा के 2 मेंबर का, यानी कि लोकसभा के मेंबर में से ही। लेकिन आप देखोगे कि जो टाइम लाइन है उसको सेट नहीं करता है हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के सारा विवाद जो है यहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए, जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, पेपर में भी इसी को लेकर के बातचीत की गई है कि अगर हम आर्टिकल 93 के लैंग्वेज को देखें तो यहां पर साफ साफ कहा गया है फ्रेज में एज सुन एज, है ना, एज सुन एज पॉसिबल या फिर जितनी जल्दी हो सके। इसका मतलब यह है कि आप डिप्टी स्पीकर के जो पोस्ट है या फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है जिसका आप चुनाव करते हैं, क्या है कि इलेक्टिंग बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इंप्लाइज अर्जेंसी एंड नेसेसिटी नॉट डिस्क्रिएशन। यानी कि सीधे सीधे ये फ्रेज दर्शाता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है ना, वो तत्कालीन होना चाहिए, वो नेसेसिटी है, होना ही चाहिए। यानी कि स्पीकर का पद भी भरा जाना चाहिए और डिप्टी स्पीकर का भी पद भरा जाना चाहिए। ये आपके विवेक पर निर्भर नहीं करता कि आप जब चाहेंगे क्या करेंगे, स्पीकर का पोस्ट पर इलेक्शन करवाएंगे और जब चाहेंगे आप क्या करेंगे, डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पर इलेक्शन करवाएंगे। तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंसी है, नेसेसिटी है। ये आपके विवेक पर जो है डिपेंड नहीं करता एंड नॉट डिस्क्रिएशन, सीधी सी बात है ना। तो यानी कि आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि केंद्र सरकार सीधे सीधे यहां पर यह चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो ही ना। क्यों ये चाहती है उसको आगे चल करके मैं क्लियर करूंगा। लेकिन बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं उनका साफ साफ कहना है कि टाइम लिमिट भले ही सेट नहीं किया गया है, लेकिन जो फ्रेज है एज सुन एज पॉसिबल, है ना, वो साफ साफ कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को भरना एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, ये किसी के विवेक पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, ये सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें एक और आर्टिकल की, आर्टिकल 95, क्यों कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट को भरना एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। यहां पर अगर आप आर्टिकल 95 को पढ़ेंगे तो उसका जो क्लॉज 1 है साफ साफ कहा जा रहा है
कि वाइल द स्पीकर ऑफिस इज वैकेंट, यानी कि स्पीकर का ऑफिस क्या होगा, स्पीकर का पद अगर खाली होगा तो इस ड्यूटी विल बी परफॉर्म्ड बाय द डिप्टी स्पीकर। यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक और बात जो है ये समझाने के लिए कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट क्यों भरा जाना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप देखोगे आर्टिकल 95 को, और आर्टिकल 95 साफ साफ कहता है कि अगर स्पीकर का पद खाली हुआ है ना, द while the speaker office is vacant, its duty will be performed by the डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा। तो ये इसकी ड्यूटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 95 का जो दूसरा क्लॉज है वो क्या कह रहा है कि अगर स्पीकर की एब्सेंस में, यानी कि स्पीकर मौजूद नहीं है लोकसभा में, तो भी उसका सारा काम कौन देखेगा, डिप्टी स्पीकर। क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम द एनी सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा के किसी भी सिटिंग में अगर स्पीकर की मौजूदगी नहीं है तो वहां पर डिप्टी स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर के पद को संभालेगा। यहां पर आगे चल करके यह भी कहा गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, मतलब वो भी यहाँ वहां पर नहीं है, मतलब वो भी एब्सेंट हैं, खाली नहीं एब्सेंट हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि जो सिटिंग ऑफ द हाउस है, यानी कि लोकसभा की सिटिंग है, वो इन सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ द हाउस, यानी कि जो हाउस का रूल एंड प्रोसीड्यूर कहता है उसके तहत जो भी व्यक्ति अवेलेबल है या फिर रूल के अनुसार जो भी व्यक्ति है वो क्या करेगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नहीं रहने के बाद क्या करेगा, लोकसभा के जो कार्य है उसको संभालेगा। तो ये सारी बातें आप देखोगे आर्टिकल 95 में कही गई है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 95 डिप्टी स्पीकर की जो ड्यूटीज है उसको डिफाइन करता है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिप्टी स्पीकर के कार्य को, ड्यूटी को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। और क्लॉज 1 और 2 ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमारा स्पीकर जो है, स्पीकर का पद अगर वैकेंट है तो भी उसके पद को कौन संभालेगा, डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो भी उसके कार्य को कौन देखेगा, डिप्टी स्पीकर। तो ये साफ साफ ये काफी है ये बताने के लिए कि डिप्टी स्पीकर का पद क्यों भरा जाना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। ये आपके विवेक पर डिपेंड नहीं करता कि आप जब चाहेंगे तब क्या करेंगे, डिप्टी स्पीकर के पद को भरेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी स्पीकर को लेकर के क्या कहता है, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए अभी तो इस साल का प्री हो चुका है, मेंस का एग्जाम आएगा, नेक्स्ट ईयर का प्री आएगा। आप अभी से ध्यान रखिए कि डिप्टी स्पीकर को लेकर के कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है इस आर्टिकल के बाद, और पहले से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ही। आप देखोगे कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर के पद की, तो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के एक जो कन्वेंशन है, एक परंपरा जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा जा रहा है कि कन्वेंशनली, यानी कि परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो जो स्पीकर का पोस्ट है वो आप सभी जानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास रहता है। जो भी रूलिंग पार्टी है, पहले कांग्रेस का शासन था तो स्पीकर का पद कांग्रेस के किसी मेंबर को दिया जाता था। आज एनडीए या फिर बीजेपी का जब शासन था तो आप देखोगे कि रूलिंग पार्टी के तरफ से ही स्पीकर का पोस्ट कोई धारण करता है। लेकिन अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर के पद की, तो आप देखोगे कि परंपरा ये है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है हमेशा, हमेशा नहीं, जब से ये परंपरा स्थापित हुई, और आप देखोगे नेहरू जी के जमाने से ही ये परंपरा स्थापित हुई कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। यानी कि जो ऑपोजिशन का जो सबसे बड़ा पार्टी है ना, उसको ये पद मिलता है। तो ऑपोजिशन को ये पद मिलता है कौन सा, डिप्टी स्पीकर का, और स्पीकर का पद किसके पास रहता था, रूलिंग पार्टी के पास। तो आप देखोगे ये परंपरा क्यों डेवलप की गई, ये जो परंपरा जो है डेवलप की गई इसीलिए कि जो लोकसभा का कार्य है, यानी कि संसद का जो कार्य है, वो सही तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद का, या फिर हम अगर हम लोकसभा की बात करें, क्योंकि हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा की कार्रवाई सही तरीके से चलती रहे। क्योंकि स्पीकर किसका है, रूलिंग पार्टी का, डिप्टी स्पीकर किसका है, ऑपोजिशन का। तो यहां पर क्या होगा, जो आरोप लगते रहते हैं हमेशा कि अगर स्पीकर जो है वो क्या करता है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहा है, उन्हें बोलने नहीं दे रहा है। तो जब दोनों मिलकर के अगर आप देखोगे लोकसभा का कार्य संचालन करते हैं,
तो इस तरह के जो आरोप हैं वो कम लगते, क्योंकि स्पीकर भी है, जब स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर भी क्या कर रहा है, उसी तरीके से अपना लोकसभा की कार्रवाई को चला रहा है। तो ये जो बार बार विपक्ष के द्वारा या फिर रूलिंग पार्टी के द्वारा जो भी स्पीकर के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि स्पीकर कभी सत्ता पक्ष के लोगों को ज्यादा बोलने देते हैं, है ना, माइक ऑफ की बात हमेशा आती रहती है, इस तरह की जो आप देखोगे जो आक्षेप लगते हैं, जो क्वेश्चन उठता है स्पीकर के पद पर, वो जो है उठना कम हो जाता। तो कहीं का ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो कन्वेंशन है, ये जो परंपरा है, उसके शुरुआत होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में एक जो है क्या है, समन्वय रहे, जिसके कारण पार्लियामेंट का सेशन जो है डिस्टर्ब ना हो, स्मूथली जो है चलता रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर क्यों रूल में नहीं होने के बावजूद ये परंपरा डेवलप हुई कि डिप्टी स्पीकर का पद किसको दिया जाएगा, ऑपोजिशन पार्टी को, और स्पीकर का पद किसको दिया जाएगा, रूलिंग पार्टी को। अब यहां पर मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आखिर ये परंपरा कब से शुरू हुई। आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ही the first it was started during the reign of what, जवाहरलाल नेहरू। यहां पर आप देखोगे कि 1956 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको कि आप ध्यान में रखिएगा, 1956 में सबसे पहली बार आप देखोगे जो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो किसको दिया गया, ऑपोजिशन को दिया गया। और याद रखिएगा कि शिरोमणि अकाली दल के एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार हुकुम सिंह, और उन्हें सबसे पहली बार जो है नेहरू जी के सरकार के द्वारा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। तो आप समझो कि उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसने क्या किया, शिरोमणि अकाली दल के लीडर को क्या दिया, डिप्टी स्पीकर का पद। तो ये पहले ही से ही आप देखोगे परंपरा शुरू हुई। हालांकि इस परंपरा को शुरुआत भी हुई, बीच में फिर कांग्रेस ने दोनों पद संभाले, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद भी संभाला, लेकिन जनरली आप देखोगे इमरजेंसी के बाद तो लगातार आपको ये देखने को मिलता है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है लगातार किसके पास रहा, लीडर अपोजिशन पार्टियों के पास रहा। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहली बार 1956 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिप्टी स्पीकर का पद जो है शिरोमणि अकाली दल के एक लीडर को दिया गया, है ना, नाम उनका याद रखिएगा, क्या है, सरदार हुकुम सिंह। लेकिन आगे चल करके आप देखोगे कि जो कांग्रेस ने क्या किया, दोनों पदों को अपने पास रखा, लेकिन इमरजेंसी के दौरान एक मैं और फैक्ट आपको बता दे रहा हूं कि इमरजेंसी के दौरान डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर को दिया गया था, जिनका नाम क्या था, जीजी स्वेल। तो याद रखिएगा, जीजी स्वेल जो कि एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे। सरकार ने जो है डिप्टी स्पीकर का पद किसको दिया, एक इंडिपेंडेंट मेंबर को, ड्यूरिंग द इमरजेंसी ईयर। और इमरजेंसी के बाद आप देखोगे लगातार 16वीं लोकसभा तक, मैं क्या बोल रहा हूं, इमरजेंसी के बाद लगातार आप देखोगे जब भी लोकसभा का गठन हुआ, यानी कि 16वीं लोकसभा तक डिप्टी स्पीकर का पद जो है ऑपोजिशन पार्टियों को ही दिया गया। तो कुछ फैक्ट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, और ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको समझने को मिलेगा कि आखिर प्रेजेंट गवर्नमेंट क्यों जो है डिप्टी स्पीकर के पद को नहीं भरना चाहती। तो जनरली मैं क्या कह रहा हूं, इमरजेंसी के बाद, जबकि ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये पद किसको दिया गया था, एक इंडिपेंडेंट मेंबर को, जिनका नाम क्या था, जीजी स्वेल। लेकिन इमरजेंसी के बाद आप देखोगे लगातार जो भी लोकसभा का गठन हुआ उसमें आप देखोगे कि ऑपोजिशन पार्टी को ही डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। और 16वीं लोकसभा में आप देखोगे उस समय जो एआईडीएमके के लीडर हुआ करते थे, कौन, एम थंबीदुरई, एम थंबीदुरई। और एम थंबीदुरई क्या थे, लास्ट डिप्टी स्पीकर हैं, क्योंकि 17वीं लोकसभा में तो फिर आप देखोगे कि कोई डिप्टी स्पीकर बना ही नहीं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 16वीं लोकसभा तक डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के पास ही था, और लास्ट जो है डिप्टी स्पीकर जो हुए वो कौन है, एम थंबीदुरई, लास्ट इस डिप्टी स्पीकर, क्योंकि उसके बाद से 17वीं लोकसभा, वहां पर कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। आप देखोगे कि 18वीं लोकसभा का भी समय गुजर चुका है, कुछ साल होने वाला अगले साल तक, तो है ना। तो आप देखोगे कि यहां पर भी आप देखोगे कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आखिर क्यों
सरकार जो है इस पद को भरना नहीं चाहती, और अगर ये पद भरा नहीं जाएगा तो क्या इस सरकार पर या फिर हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसी, देखिए मैंने शुरू में कहा था कि स्पीकर के पद पर कब चुनाव होगा, इसका डेट कौन रिलीज करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव कब होगा ये कौन डिसाइड करते हैं, स्पीकर, यानी कि डेट कौन रिलीज करते हैं, स्पीकर। तो आप देखिएगा ये जो मैंने बात कही थी वो कहां पर लिखी हुआ है, रूल 8, याद रखिएगा, रूल 8 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा 1952। आप सभी जानते हैं कि हर हाउस का अपना अपना नियम है, और यहां पर लोकसभा में किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा इसको लेकर के जो नियम है उसी का रूल नंबर 8 ये साफ साफ कहता है कि इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। तो यही बात मैं आपको शुरू में मैंने बताया था, याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बल्कि जो लोकसभा के संचालन नियम हैं उसमें जो आप देखोगे रूल 8 है, वहां पर जो है सीधे सीधे ये बात कही गई है कि डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में बी फिक्स। ठीक है, ये चीजें। अब यहां पर जब तक स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर के चुनाव का डेट रिलीज नहीं करते तब तक आप देखोगे डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं हो सकता। और अभी तक स्पीकर ने जो है चुनाव का डेट रिलीज नहीं किया है, ना तो पूरा 17वीं लोकसभा में किया और ना ही 18वीं लोकसभा में अभी तक ये बात हुई है। अब आप देखोगे यहां पर मैंने दे भी दिया है ये सारी बातें, लेकिन आखिर क्यों जो है सरकार डिप्टी स्पीकर के पद को नहीं भरना चाहती, क्योंकि एक परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर का पद किसको दिया जाता है, ऑपोजिशन पार्टी को। अब सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, ये सच भी हो सकते हैं झूठ भी, सरकार की अपनी दलील हो सकती है। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू गिव दिस पोजीशन टू दी ऑपोजिशन। तो ये आरोप है, और आरोप ये लग रहा है कि जो सरकार है वो सीधे सीधे जो है डिप्टी स्पीकर का चुनाव इसीलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि अगर चुनाव वो करवाती है तो परंपरा का उसको पालन करना होगा, अगर वो परंपरा तोड़ती है तो फिर उसकी बदनामी होगी कि जो सरकार है वो ओपोजिशन को देखना ही नहीं चाहती, ओपोजिशन की इज्जत नहीं करना चाहती। और अगर वो, और सरकार की मंशा ये लगती है कि वो डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो ऑपोजिशन पार्टी को देना नहीं चाहते। तो यहां पर ये एक आरोप जो है सीधे सीधे यहां पर सरकार के ऊपर लग रहा है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी बात है, अगर मान लीजिए ऐसी बात है, तो सीधे सीधे कुछ लोगों का मानना है कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर। देखिए लोकतंत्र में पावर एक जगह अगर कंसंट्रेट रहे ये सही नहीं है, और पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आप देखोगे उसने क्या किया है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया है। तभी तो आप देखोगे संघ सूची है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। इसके अलावा आप देखोगे सेंटर में सरकार है, राज्य सरकार है और हमारे लोकल बॉडीज भी हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात नहीं करता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करता है, पावर शेयरिंग की बात करता है। यानी कि अगर आपके पास स्पीकर का पद है तो आप डिप्टी स्पीकर का पद किसको दीजिए, अपोजिशन को। रूल तो नहीं है, लेकिन परंपरा इसलिए बनाई गई ताकि लीडर ऑफ जो अपोजिशन है और जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में एक समन्वय बन सके कि हमें क्या है संसद को सुचारू तरीके से क्या करना है, चलाना है। ठीक है ना, ये चीजें। तो आप देखोगे दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर, है ना। और कहा जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर है ये किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी। तो इस तरह की बातें जो है आप देखोगे सीधे सीधे द हिंदू के एडिटोरियल में साफ साफ ये बातें कही गई हैं। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आखिर डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है। हम सभी पढ़ते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है, वो उसके अंदर काम नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है। स्पीकर का पोस्ट अलग है और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अलग है। डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है। इस पद की परिकल्पना क्यों की गई, साफ साफ यहां पर कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर इज नॉट अ मियर सब्स्टिट्यूट ऑफ द स्पीकर। ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है ना, याद रखिएगा इंडिपेंडेंट पोस्ट है। और इसको क्यों बनाया गया, इसके पीछे बनाने का सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वो ये था कि अगर स्पीकर का पद खाली हो जाता है
किसी वजह से, स्पीकर एब्सेंट रहता है किसी वजह से, तो क्या होगा, कामकाज नहीं रुके पार्लियामेंट का, लोकसभा का, और एक कंटिन्यूटी जो है ना, कंटिन्यूटी जो है, टू मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी, इट्स रोल इज व्हाट, वेरी नेसेसरी। तो सीधे सीधे यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो कंटिन्यूटी ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क के लिए आप देखोगे इस पद की परिकल्पना की गई थी। तो यहां पर आप देखोगे संविधान सभा में भी चर्चा के दौरान इस बात को उठाया गया कि अगर स्पीकर नहीं होगा तो फिर, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो फिर स्पीकर अपना जो इस्तीफा वो किसको सौंपेगा। किसी ने कहा कि प्रेसिडेंट को सौंपेगा, लेकिन बात ये कहेगी संविधान सभा में, चूंकि स्पीकर का तो चुनाव होता है, और स्पीकर का चुनाव होता है, इसका मतलब स्पीकर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जाती। तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि स्पीकर जो है क्या करे, प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उसकी नियुक्ति नहीं करता। तो कहा गया कि अब क्या किया जाए, तो बोला गया डिप्टी स्पीकर का पद बनाइए। स्पीकर को कभी इस्तीफा देना होगा तो किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, ना कि प्रेसिडेंट को जाकर के देगा। तो आप देखोगे संविधान सभा के में चर्चा के दौरान भी डिप्टी स्पीकर के पद के इवोल्यूशन को लेकर के जो डिस्कशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिप्टी स्पीकर कोई एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक सहायक नहीं है किसका, स्पीकर का। वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, उसके पास अपनी शक्तियां हैं, है ना। और इस पोस्ट की परिकल्पना जो है संविधान सभा में की गई, ताकि सुचारू तरीके से लोकसभा का जो सेशन है वो क्या किया जा सके, चलाया जा सके, लेजिस्लेटिव वर्क को कंटिन्यूटी देने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर के उभर रहा है, पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान में रखना है। क्यों सरकार जो है इसको लेकर के इतना जो है उसको नहीं डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव करा रही है, और लंबे समय से ये खाली है। अब अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के द्वारा क्या बातें कही जाती हैं ये भी हमें देखने लायक होगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इस सेशन को लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।